हेलो डियर स्टूडेंट, आज कम्युनिकेबल डिजीज़ में हम सार पढ़ेंगे। लास्ट हमने एवियन फ्लू पढ़ा था और उससे पहले H1N1 पढ़ा था और कम्युनिकेबल डिजीज़ में हमने कोविड-19 भी पढ़ लिया है, लेकिन कोविड-19 के बाद में ये पढ़ना था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये वीडियो बाद में आपको मिल रहा है। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ में सार पढ़ेंगे। सार होता क्या है? सार का फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। इंट्रोडक्शन जानेंगे। जो सार यानी एक सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम है, वो कोरोना वायरस का ही टाइप है। इन्हीं से हमारा कोरोना वायरस है वो निकला है। तो SARS-CoV यानी ये फर्स्ट है, वॉज आइडेंटिफाइड इन Feb 2003। इट इन्फेक्टेड ह्यूमन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ग्वांगडोंग प्रोविंस ऑफ साउथर्न चाइना इन 2002। कुछ हिस्ट्री है, कुछ इंट्रोडक्शन है सार के बारे में जानने के लिए, क्योंकि जो कोविड-19 है, कोविड-19 को तो सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक हो चुका है और इस वजह से इसको जानते हैं। लेकिन बहुत से लोग सार क्या होता है ये नहीं जानते, पर कोविड-19 ही सार का टाइप है। जो सार है वो सार सबसे पहले आया था 2003 में, मतलब 2002 में इसको देखा गया था, लेकिन इसको आइडेंटिफाइड किया गया था 2003 Feb में। फर्स्ट टाइम इन्फेक्टेड हुआ 2003 Feb में ग्वांगडोंग प्रोविंस ऑफ साउथ चाइना में। मतलब कि जो अभी कोविड-19 है वो हमारा वुहान से ढूंढा गया, पाया गया, देखा गया है। लेकिन जो ये सार था वो हमारे साउथ चाइना यानी वो बैंकॉक और ये मार्क के साइड में ही, अगर मैप में देखेंगे तो वहाँ पर है ग्वांगडोंग। वहाँ से इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया था, पहचाना गया था। 26,000 से भी ज़्यादा मौतें हुई थी और कंट्रीज़ मतलब 800 लगभग वर्ल्ड वाइड में ये हुआ था। An epidemic of SARS affected 26 countries and resulted in more than 8,000 cases in 2003। उस टाइम क्या था, ये नया था, लोग जानते नहीं थे, तो उस टाइम 26 कंट्री में इसका वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुआ था और कम से कम 8,000 से भी केसेस दिखाई पड़े थे 2003 में। इट्स रिजल्टेड इन 774 डेथ इन 70 कंट्रीज। 19.6% ऑफ फैटिलिटी रेट थी उस टाइम, विद द मेजोरिटी ऑफ केस इन मेनलैंड चाइना एंड हांगकॉन्ग। तो अभी उस टाइम 70 कंट्रीज़ में फर्टिलिटी रेट 19.6 थी, यानी 774 डेथ्स पर डे हो रहे होते हैं। नंबर केस of the first SARS-CoV here been reported worldwide since 2004. However, the related coronavirus COVID-19 is the case of the ongoing 2019-20 coronavirus pandemic. जो नंबर ऑफ केसेस फर्स्ट कोविड-19 है वो भी रिपोर्टेड किया था वर्ल्ड वाइड में सिंस 2004 में, ठीक है। और जो अभी जो कोविड-19 वो कब रिपोर्ट किया गया? 2019 से 20 में रिपोर्ट किया गया है। और जो सार कोविड है वो कोविड सेकेंड है, सार का ही है। डेफिनेशन क्या है? SARS is a serious contagious disease caused by virus which lead of fatal respiratory illness। contagious मतलब serious, contagious मतलब जो ड्रॉपलेट्स वगैरह ह्यूमंस टू ह्यूमंस बीइंग अनहाइजीनिक तरीके से की वजह से जो हो जाते हैं बीमारी, उनको हम contagious disease कहते हैं। जैसे ड्रॉपलेट्स हो गया या कोई फ्लूइड से या ह्यूमंस टू ह्यूमंस बीइंग्स में जो ट्रांसफ़र होते हैं, उन्हें हम contagious disease caused by virus which is lead of fatal respiratory illness। SARS is a zoonotic disease। जो सार है वो जूनोटिक डिजीज़ है, यानी एनिमल्स के थ्रू होने वाला डिजीज़ है। इट इज़ एनिमल origin but
पासिस ऑन द ह्यूमन, मतलब एनिमल से ओरिजिनेट होते हैं और ह्यूमन में फिर ये पास हो जाते हैं, ह्यूमन में भी फैल जाते हैं। एनिमल में तो फैल ही रहे हैं, लेकिन एनिमल टू ह्यूमन बीइंग भी ये फैल जाते हैं। जेनेटिक डिजीज ओरिजिनेटेड इन वाइल्ड एनिमल रेदर देन पेट एनिमल। जो जेनेटिक डिजीज़ होते हैं, जेनेटिक मतलब बताया एनिमल्स, लेकिन जो जेनेटिक डिजीज़ होते हैं वो वाइल्ड एनिमल यानी जंगली जानवरों में होते हैं, ना कि पेट एनिमल्स में। और इसकी एपिडेमियोलॉजी देखेंगे, लास्ट में ही एपिडेमियोलॉजी है। जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है इज़ 1 to 14 days एंड सिम्टम्स जो दिखा देता है वो 4 to 5 days में दिखाने लगता है। अब कोविड में थोड़ा सा अलग था, इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 14 days, लगभग वही 15 दिन के बराबर ही है। जो इंक्यूबेशन जब आप इन्फेक्टेड होंगे उस दिन से लेके 15 दिन तक में आपको सारे सिम्टम्स शो होंगे इन अबाउट 4 to 5 days। 4 से 5 दिन में आपको मेन सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाएगा। इन्फेक्टेड पीरियड नॉट मोर देन 10 days आफ्टर सिम्टम स्टार्टेड अपीयरिंग। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कोविड-19 वायरस है, स्प्रेड प्राइमली वाया ड्रॉपलेट्स ऑफ सलाइवा डिस्चार्ज फ्रॉम नोज व्हेन ऑन इन्फेक्टेड पर्सन कफ और स्नीजिंग। जैसे कि कोविड-19 जो वायरस से स्प्रेड होता है प्राइमली ड्रॉपलेट से, सलाइवा ड्रॉपलेट से, डिस्चार्ज फ्रॉम नोज व्हेन इन्फेक्टेड पर्सन कफ और स्नीज। खांस, जो कोई इंसान जो खांस रहा है, स्नीज कर रहा है, तो उसके थ्रू ये फैलता है। नेक्स्ट देखते हैं, डेफिनेशन हमने पढ़ ली। नेक्स्ट है कॉज यानी कॉजेटिव एजेंट, कैसे फैलता है। जैसे आप तो जानते हैं कोविड वायरस की वजह से ही सार फैलता है। सार का जो पॉजिटिव एजेंट है वो कौन है? कोरोना वायरस है। और कोविड-19 जो है वो हम डिज़ीज़ को बोला जाता है, डिज़ीज़ का नाम है जो अभी हमारे जो पेंडेमिक चल रहा है उसको कोविड-19 बोला जाता है। और जो वायरस है उसको बोला जाता है कोरोना वायरस। और जो हमारा सार था वो सार कोविड फर्स्ट था। इज थ्रू टू बी एन एनिमल वायरस फ्रॉम ए सेट और सेंट एनिमल रिजर्वायर परहैप्स बैट्स दैट स्प्रेड टू अदर एनिमल। जैसे अभी हमने बताया कि ये जेनेटिक होता है यानी ये एनिमल के थ्रू फैलता है। तो कोविड-19 जो वायरस है वो कहाँ पर मेनली पाया गया था? वो बैट्स में यानी चमगादड़ में पाया गया था, या फिर तो सीवेट कैट्स में भी देखा गया। फर्स्ट इन्फेक्टेड ह्यूमन इन द ग्वांगडोंग प्रोविंस ऑफ साउथ एशियन चाइना इन 2002 में देखा गया था। सेम चीज़ है वही जो अभी लास्ट बताया कि ये जानवरों में होने वाले हैं। तो कौन से जानवर में पाया गया था, देखा गया था? सबसे पहले बैट्स में यानी चमगादड़ में। सीवेट कैट कोई प्रजाति होती है उसमें भी देखा गया है मैक्सिमम। ट्रांसमिशन यानी कैसे फैलता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। जो ट्रांसमिशन ऑफ सार कोविड इज़ प्राइमरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो सबसे पहले क्या कोविड-19 जो फैलता है वो पर्सन टू पर्सन फैलता है। अब जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि बैट में देखा गया, तो अब चाइना के लोगों को, जैसे आप लोग जानते हैं कि चाइना के लोग ही ज़्यादातर हर एक जेनेटिक एनिमल खा जाते हैं। उनके लिए खाने का सोर्स बहुत सिर्फ वो फूड्स पे डिपेंड नहीं है, हरी साग सब्जी पे, पर वो सी फूड और एनिमल्स में भी डिपेंड करते हैं। तो वो तो बैट्स खाते हैं, लेकिन अब इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में तो लोग ये सब चीज़ें नहीं खाते। इंडिया में तो लोग साग पात हरी सब्जियां ही खाते हैं। तो फिर भी ये कैसे फैल जाता है? क्योंकि अब बैट को किसी ने खाया होगा, उसको उस बंदे ने किसी इंसान के साथ में फिजिकल कांटेक्ट किया होगा, तो उससे उसको फैल गया होगा। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि ट्रांसमिशन ऑफ सार कोविड इज़ प्राइमरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक इंसान से दूसरे इंसान में। इट अपेयर टू हैव अकर्ड मेनली ड्यूरिंग द सेकेंड वीक ऑफ इलनेस। ये इसका सिम्टम्स कब से हो जाता है? सेकेंड वीक यानी एक सप्ताह के बाद दूसरे वीक में जो है उसमें आपको इलनेस बीमारी दिखने लगेगी। विच करस्पॉन्ड टू द पीक ऑफ वायरस, जो वायरस की पीक पे रहता है, जब मतलब स्टार्ट वहाँ एकदम धीरे धीरे स्टेज पे पहुँचाते जाता है, उसके बाद वो पीक स्टेज होता है जहाँ पर सेकेंड वीक पे आपको सिम्टम्स सोने लगता है। एक्सक्रीशन इन रिस्पायरेटरी सिक्रीशन एंड स्टूल, मतलब रिस्पायरेटरी जिससे भी जो एक्सक्रीशन हो रहे हैं, जैसे म्यूकस वगैरह उसमें होते हैं, या तो स्टूल में वायरस पहुंच जाते हैं यानी फीकल मटेरियल में। व्हेन केसेस विद सीवियर डिजीज स्टार्टेड टू डिटोरेटेड क्लिनिकली,
और जैसे कि टाइप कौन सा होगा, कैसे ट्रांसमिट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड फॉर्मेट्स, यानी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट यानी किसी से हाथ मिला रहे हैं, हग कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, या फिर तो गले मिल रहे हैं, या साथ में हाथ मिला के चल रहे हैं, ये सब चीज़ों में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में या फिजिकल कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो एक दूसरे के करीब ज़्यादा आ रहे हैं तो उससे ये ट्रांसमिट होता है। दूसरा है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी कफिंग कर रहे हैं या स्नीजिंग कर रहे हैं आसपास, तो उससे उसके जो ड्रॉपलेट्स है वो ड्रॉपलेट्स में वो वायरस प्रेजेंट हो जा रहे हैं, फिर उसको कोई और इनहेल कर रहा है तो इसके थ्रू फैल जा रहा है। फिर नेक्स्ट है यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड फॉर्मेट्स, यानी जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कुछ सामान से आपको इन्फेक्ट हो सकता है, जैसे कि क्लोथ्स हो गया, बेड मटेरियल हो गया, उसका पिया हुआ गिलास हो गया, बर्तन हो गया, बैठने की जगह हो गई, है ना, वो सब जगह में वो इन्फेक्टेड हो जाएगा इंसान। तो वॉमिट से भी ट्रांसमिशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी इसका सिम्टम्स क्या है क्लिनिकल। द सिम्टम्स में अपियर इन 2-3 days आफ्टर अ पर्सन वॉज एक्सपोज टू वायरस। इसमें जो दो वायरस जो है अगर पर्सन जो है वो वायरस से एक्सपोज हो जाता है तो 2 से 3 दिन के अंदर ही सिम्टम्स दिखने लगते हैं। ये कुछ सिम्टम्स जो होते हैं इन्फ्लुएंजा लाइक होते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड फीवर होता है वैसे दिखाई पड़ेंगे, जैसे फीवर, टिल, डायरिया होने लगेगा, ड्राई कफ हो जाएगा, एपॉक्सिया, डिप्सनोइया, रनी नोइज, सोर थ्रोट, मसल पेन्स, कफ स्नीजिंग भी हो सकता है इसमें, है ना। और कुछ अगर कॉम्प्लिकेशन जाए तो रिस्पायरेटरी फेल हो सकता है बहुत ज़्यादा, अगर सीवियर है, लास्ट स्टेज में है, हार्ट फेलियर, लीवर फेलियर, ये तब कॉम्प्लिकेशन होगा जब किसी इंसान को डायबिटीज़ है या कोई सीरियस पहले से कोई बीमारी है, हार्मोनल डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, मेंटली कोई डिजीज़ है, या रिस्पायरेटरी अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम है, किसी चीज़ से एलर्जी शो हो रहा है तो उसको इस तरह की कॉम्प्लिकेशन शो हो सकता है। रिस्पायरेटरी फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, या तो लीवर फेलियर हो सकता है। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स, मतलब कि डायग्नोस्टिक यानी डायग्नोस कैसे करा जाएगा। लेबोरेटरी टेस्ट होगी सबसे पहले तो हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग। कैसे करेंगे, सार कोविड का ब्लड टेस्ट होगा, स्टूल टेस्ट किया जाएगा, टेस्ट ऑफ नोजल सिक्रेशन यानी जो नाक से स्वैब लिया जाता है, स्वैब यानी आपके म्यूकस को लिया जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन को, वो देखा जाएगा। इमेजिंग टेस्ट ऑफ डिटेक्ट निमोनियल चेस्ट, सीटी स्कैन कराया जाएगा। अगर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है तो चेस्ट का सीटी स्कैन कराया जाएगा ना, कितना फैला है, कितना तक है। एंटीबायोटिक टेस्ट फॉर सार, पीसी, रैपिड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब इसके प्रिवेंशन क्या है, देखिए प्रिवेंशन ये है कि जो सबसे पहली बात तो कि जो सार है, सार कोविड फर्स्ट और कोविड सेकेंड, इन दोनों का अभी तक कोई इलाज नहीं आया है, ठीक है। कोविड-19 की तो वैक्सीन है, आप लोग जान रहे हैं कि खुद को प्रिवेंट करने के लिए कोविड-19 की वैक्सीन है, बट सार कोविड फर्स्ट की कोई वैक्सीन नहीं है, तो उसका प्रिवेंशन ही है जो हमें बचा सकता है, आपको बचा सकता है। और उस टाइम 2003 में बहुत लोगों ने प्रिवेंशन किया था, इस वजह से डेथ केसेस, फर्टिलिटी रेट कम थी, पर अब इसके बाद में ध्यान देना कम कर दिया गया है, तो वैसे ही रेट बढ़ते जा रहा है डेथ की। प्रिवेंशन, वॉश योर हैंड फ्रिक्वेंटली, यानी हाथ को बार बार धोएं, जब भी कुछ काम कर रहे हैं उसके बाद हाथ धोए, किसी को काम करने से पहले हाथ धोए, खाना खाने से पहले हाथ धोए और खाना खाने के बाद हाथ धोए। और सिर्फ पानी का यूज़ नहीं करना है, हैंड वॉश या सोप वगैरह इन सब का यूज़ करके हाथ को अच्छे से धोए, प्रॉपर क्लीन करें, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया करें। जैसे बहुत लोग वॉशरूम जाते हैं तो वॉशरूम जाने के बाद सिर्फ हाथ सिर्फ पानी से धो लिए कि, तो ये ऐसा नहीं करना है। आप चाहे वॉशरूम जाए चाहे कहीं पर भी जाए, हमेशा हाथ साबुन से या लिक्विड सोप से ही धोएं। वेयर अ डिस्पोजल ग्लोव इफ़ टचिंग और इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड, अगर आप किसी को टच करने वाले हैं जो इन्फेक्टेड है या फिर उसका कुछ काम करने जा रहे हैं, उसकी कोई हेल्प करने जा रहे हैं, तो हमेशा ग्लव्स पहन के ही डिस्पोजल ग्लव्स जो होता है उसको ही पहन के उसको हैंडल करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके बाद भी हैंड वॉश करें। Wear a surgical mask when in the someone room with the person with SARS,
हमेशा एक तो WHO के हिसाब से ये गाइडलाइन आ गई है कि अब कहीं पर भीड़ भाड़ इलाके में जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहन के ही जाना है। अब जो सिंपल क्लोथ मास्क होता है वो तो अब आपका परमानेंट हो गया है, वो उसको तो आपको पहनना ही है, रेगुलर पहनना है। पर जो मास्क और आते हैं, सर्जिकल मास्क हो गए, N95 ये वगैरह, ये सब मास्क मेनली सुपरविज़न के लिए है, मतलब जो फील्ड में काम करते हैं उनके लिए है। बट ये आपको तब यूज़ करना है जब आप बहुत ही भीड़ भाड़ इलाके में हो, काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में हो या हॉस्पिटल में हो, तो मास्क हमेशा वियर करें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, PPT किट यूज़ करें। डिसइंफेक्टेंट सरफेस दैट में हैव बीन कंटामिनेटेड विद द वायरस। अब क्या करना है कि सरफेस पे आपने अपने आप को तो प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लव्स, मास्क ये सब पहन लिया, लेकिन जब सरफेस पे भी तो वायरस प्रेजेंट है, उसको कैसे हटाया जाएगा? तो डिसइंफेक्टेंट सरफेस यूज़ करना है, इन सबको क्लीन करने, फिनाइल वगैरह यूज़ करना है, कोलिन है, स्प्रे वगैरह, ये सब यूज़ करके। जो कोलिन होता है वही सैनिटाइज़र ही होता है, बस उसमें ग्लिसरॉल मिला दिया जाता है जब आपके सैनिटाइज़र होता है, ताकि वो ज़्यादा आपकी एपिथेलियम लेयर को हार्मफुल ना करे, रफ ना कर दे। और जो कोलिन होता है उसमें ग्लिसरॉल नहीं मिलाया जाता है, और वो सेम होता है, वही है, कलर, स्मेल, सब चीज़ें अलग होती हैं, बाकी अल्कोहल उतना ही मात्रा में उसमें भी होता है। तो डिसइंफेक्टेंट से अपने सरफेस एरिया, टेबल, कुर्सी, फ़ोन, TV वगैरह, ये सब जहाँ पर आप बैठते हो, जहाँ आप जिस चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करते हो, उस एरिया को डिसइंफेक्टेंट से, कोलिन से, इन सब चीज़ों से साफ़ सफाई रखें। वॉश ऑल पर्सन आइटम इंक्लूडिंग बेडिंग एंड टेंसिल यूज्ड बाय अ पर्सन विद सार। मतलब ये कहा गया है कि जितनी सफाई का ख्याल रखना है उतना ही अच्छी बात है, उतना ही अच्छा है आपके लिए। जो कोविड पेशेंट है या सार पेशेंट है, जो यूज़ कर रहा है वो अपना सामान, गिलास, बेडशीट, टॉवल, है ना, हैंकी, बेड्स, वो पिल्लो कवर, इन सबको रेगुलर डे बाय डे वॉश किया जाए विद वार्म वाटर से, या फिर तो विदाउट वार्म वाटर से भी वॉश कर रहे हैं तो उसको अच्छे से धूप में सुखाएं, क्योंकि अब उसके साथ तो उसके इन्फेक्टेड चीज़ें उनके बेडशीट पे भी आ जा रहे हैं। अब रोज़ तो आप नया बेडशीट यूज़ करेंगे नहीं, तो रोज़ नहीं यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम उसको रोज़ वॉश किया जाए। नेक्स्ट है आइसोलेशन या फिर तो क्वारंटीन। और सबसे बेस्ट उपाय है आइसोलेशन। अगर कोई बंदा इन्फेक्टेड हो जाता है, उसे शुरुआती स्टेज में 2-3 दिन के अंदर कफ, स्नीजिंग, पैर हाथ में दर्द, सांस लेने में प्रॉब्लम, फीवर आती है, उसे लगता है कि यस आई एम इन्फेक्टेड इन कोविड-19 और सार, देन यू शुड मस्ट बी आइसोलेशन ऑन क्वारंटीन। सिर्फ ये नहीं कि कोई क्या कहेगा या डॉक्टर ने मना किया है या फिर तो अरे पुलिस मारेगी, ऐसा नहीं सोचना है। आपको अपने परिवार के लिए, आपकी वजह से किसी और की जान बच जाए, इसकी वजह से भी आपको क्वारंटीन होना है, आइसोलेशन होना है। क्वारंटीन और आइसोलेशन इसीलिए दिया गया है कि आपसे किसी और पे स्प्रेड ना हो और आप हेल्दी रहें, घर पे रह करके अच्छा खाना खाए, टेंशन फ्री हो। तो आधा हमारा जो सिम्टम्स, आधे जो हमारी डिजीज़ को रिकवर करने की जो तरीका है वो क्वारंटीन है, प्रिवेंशन ही है। शुरुआती स्टेज में ही अगर आपने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया, आपने बराबर काढ़ा वगैरह यूज़ किया, जो होम रेमेडीज़ होती हैं, जो सिम्टोमेटिक को सॉल्व करती है, तो आप 100% चांसेस है कि आपके कोविड या फिर सार जो है वो सीवियर कंडीशन में नहीं जाएगा। स्टार्टिंग में ही आप अपने आप को केयर रखिए, रूम में आइसोलेट कर लीजिए, गर्म पानी पीजिए, काढ़ा सुबह शाम पीजिए, ऑयली फूड खाना बंद करिए, हेल्दी खाना खाइए और लोगों से दूर रहिए, अच्छा सोचिए, हंसिए, अपने आप को खुश रखिए। तो यही है हमें अपने आप को इम्प्रूव करने को, यही एक तरीका है। इसका अभी तो कोई वैक्सीन नहीं निकला है सार का, और ना ही तो कोई ट्रीटमेंट है। मच एज पॉसिबल मिनिमाइज, अपने आप को कम से कम भीड़ में या लोगों से मिलने से अपने आप को बचाए। दूसरा ट्रीटमेंट, एंटीवायरल ड्रग ए थ्रू हाउ विल दे वर्क फॉर अ सार इज़ अननोन। एंटीवायरल ड्रग भी है बट वो सार में काम करते नहीं करते, ये अभी तक उसका कोई
फैक्ट नहीं है, या तो अभी तक कोई इसका थीसिस नहीं बना है या डॉक्यूमेंट्स नहीं है इस पर, किसी डॉक्टर ने, WHO ने, किसी ने कोई गाइडलाइन नहीं निकाली है, और ना ही हमारे पास कोई ट्रीटमेंट है। नो ट्रीटमेंट एग्जिस्ट एक्सेप्ट सपोर्टिव केयर के अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो तभी तो डॉक्टरों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है। लोग जानते नहीं थे कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो डॉक्टर लिए जा रहे हैं पैसा, ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क का पैसा लिए जा रहे हैं। अगर यही शुरुआत ही स्टेज आपको बस लगे कि अरे हमको बुखार आ रहा है, बस एकदम सचेत हो जाना है और घर पे रह कर के काढ़ा गर्म पानी पीना है, अच्छा खाना खाना है और अपने आप को एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, तो वहीं पर आपको सपोर्टिव केयर आपके घर पे ही मिल जाएगा, आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंटीबायोटिक टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, कुछ एंटीबायोटिक्स है जो प्रिवेंट करती इन्फेक्शन को, वो खाना है, ठीक है। सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, चेस्ट थेरेपी वगैरह दिया जाएगा। और ये अगर आप घर पे भी रहेंगे तो घर पे भी आप ये सब कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन जैसे हमने अभी बात किया, अगर ज़्यादा हो जाता तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो एपिडेमियोलॉजी से भी बता ही दिया। तो ये हो गया आपका सार, सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम था। यही कोविड-19 का सेकंड है। ये सार कोविड फर्स्ट था, ये जो कोविड-19 है वो सेकंड है। तो ऐसा नहीं है कि कोविड-19 अभी आया है। कोविड जो है, कोरोना जो है, वो वायरस पहले से भी था, लेकिन पहले लोगों ने एहतियात बरता, पहले लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों की, डॉक्टरों की, इन सबों की बात मानी, और अब इस बार माना नहीं, अरे कोविड-19 है कुछ नहीं होगा, ऐसा वैसा बोल करके कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोग अलविदा कर दिए हैं। तो पहले अपने आप को सुरक्षित रखिए, आसपास के लोगों को सुरक्षित रखिए, लोगों की बहकावे बातों में ना आइए। यही सबसे बड़ा प्रिवेंशन है, सबसे बड़ा इलाज है। आई होप सो क्लास आपको आज के क्लास समझ में आई हो। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में जानेंगे। मास है एक डिजीज़, मीडिएट ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे। आई होप सो आपको समझ में आया हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।